सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा, कोई भी जयंती या कोई भी इस तरह का जो आयोजन होता है उसका उद्देश्य होता है, और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तब तक उसका कोई अर्थ नहीं। प्रेमचंद की जयंती विद्यालय में मनाई जा रही है। एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है ये। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक नई परंपरा की शुरुआत की। आपको मालूम है, कहानियां लिखी पहले वो कल्पना की चीज थी। एक था राजा, एक थी रानी, परियों की दुनिया। इस कल्पना से उन्होंने, प्रेमचंद ही पहले कलाकार थे, पहले लेखक थे, पहले कहानीकार थे, पहले उपन्यासकार थे, जिन्होंने कल्पना लोक से उसको यथार्थ की धरती पर लाया। यथार्थ मतलब वास्तविकता, जो सच्चाइयां हैं जो हमारे जीवन में घटित होती है उसको आधार बनाया। आप जितनी रचनाएं हैं प्रेमचंद की उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं ये कहानी या उपन्यास है, लगेगा हमारे गांव के पास कहीं कोई है ये आदमी, और एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है। हमेशा चमकने वाले सितारे हैं प्रेमचंद। उनकी जन्म जयंती पर आज हम केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कहलगांव के पुस्तकालय में उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित श्री एम मिश्रा सर, डॉक्टर एम मिश्रा सर, श्री राय सर और हमारे प्रिय पुस्तकालय अध्यक्ष श्री गौतम भारती सर, मिलिंद मिश्रा सर, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रभात और प्रेमचंद जी की जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जयंती पर किसी भी महापुरुष को याद करना क्यों जरूरी है, हमने जाना उषा सर से। हम उनके कार्यों को 1880 में जन्म लिया एक व्यक्ति, उसकी लिखी कहानी आज 2022 में कक्षा 6 का बच्चा पढ़ रहा है, 9 के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो अभी तक समकालीन है, अभी तक उसको पढ़ा जा रहा है। प्रेमचंद जी, अभी तो आप रेलवे स्टेशनों पर जाएंगे तो जो पुस्तकों का भंडार रहता था उससे हो सकता है न पाएं, लेकिन एक समय था कि जब पुस्तकों के अंबार लगे रहते थे और हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उधर से एक बार नजर देखते थे तो प्रेमचंद की किताबें वहाँ दिखती थी और शायद पता करते थे तो पता चला सबसे ज़्यादा यही दिखती, क्योंकि एक बच्चे से लेकर और एक बूढ़े तक सभी उसको पढ़ सकते हैं। और इसका एकमात्र कारण उनकी भाषा। उनकी भाषा इतनी सरल थी कि वो सभी के लिए बोधगम्य थी, सभी समझ सकते थे और समझते ही। कुछ केशव और श्यामा भाई बहन हैं और आप सभी के दिमाग में ये नाम याद आ रहा होगा। तो एक प्रश्न है जिसको लिखकर आपने नंबर पाया है, दोनों ने नादानी की, क्या किया? या चिड़िया की मदद की? बिल्कुल। तो प्रेमचंद वही है जो बच्चों के अनुरूप जो विषय वस्तु है, बच्चों के लिए भी जो फायदेमंद है वहां से लिखना शुरू करते हैं, और जो समाज, देश, राज्य और अन्य देशों के लिए भी जो लाभदायक है वहां तक पहुंचाते हैं। इनका जन्म पराधीन भारत में हुआ, सन 1880 का था और दिन था 31 जुलाई और सन 1880। इन्हें आज याद कर रहे हैं, जन्म जयंती पर मना रहे हैं। तो आगे और बढ़ेंगे तो आप पाएंगे हमने जिन्हें नादान दोस्त के केशव और श्यामा नामक पात्र उकेरते, जिनको कक्षा 6 में जिनसे भेंट हुई थी, फिर उनसे हम मिलते हैं कक्षा 9 में 2 बैलों की कथा लिखते हुए, जिसमें वे लिखते हैं हीरा और मोती के माध्यम से 2 बैलों की दास्तान। और हमें ये पता चलता है, ये बताने का प्रयास करते हैं वर्तमान
समय बहुत ही प्रासंगिक है। अखबारों में आप देखते हैं कि मानवता किस तरह से संसार हो जा रही है और जो एक पाशविक प्रवृत्ति जो लोगों को पनप रही है, उसकी बजाय वो दिखा रहे हैं किस प्रकार दो जानवर, दो बैल एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने में लगे, एक दूसरे की किस प्रकार रक्षा करते हैं, एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, और एक छोटी बच्ची किस प्रकार उन्हें स्नेह दिखाती है। तो ये संदेश देते हैं कि जो इंसानियत पशुओं में, जानवरों में है, वो हमें अपने अंदर हमेशा कायम रखनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो हमें इंसान बनाए रखती है। इंसान बने रहने के लिए सबसे जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हमारा जो इस तरह ढांचा बना हुआ है, सारे ढांचा वही इंसान बनाएगा। इंसानों में जानवर भी बसते हैं। तो अगर इंसान बने रहना है तो इंसानियत को जिंदा रखना है, और जो उसके मूल्य हैं, मित्रता, सेवा, सहायता, दया, इन सभी को हमेशा अपने जीवन में अंगीकार करना है। कोई भी व्यक्ति जो किताबें पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, उससे पूछेगा कि आपकी पसंदीदा लेखक कौन है, तो उसके मुंह से बरबस एक बार वो बोल ही देता है प्रेमचंद, उसके बाद पहले वो रुक जाता है, उसके आगे याद नहीं आता, लेकिन प्रेमचंद का नाम सबको याद है। कारण यही कि हमारी इनसे भेंट बहुत पहले हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लेखन है। लोकप्रिय यानी लोग को प्रिय, समस्त लोगों को प्रिय, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में जो मानवीय गुण है उनका विकास करते हैं, स्थापित करते हैं, और समाज के जो एक अच्छा समाज बनाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको और अधिक उन्नत करने के लिए इन्होंने जो लिखा, पहला जो इनका कहानी जो संग्रह था वो सोजे वतन नाम था, और अंग्रेजी सल्तनत जो थी उसको ये मंजूर नहीं था कि कोई भी हमारे विरुद्ध लिखे। जाहिर सी बात है कि कोई अगर किसी को दूसरे की संपत्ति से लाभ मिल रहा है तो वो चाहेगा हमेशा ही मिलता है, पता ही न चले, खत्म ना हो कभी। तो वो यही चाहते थे कि कोई विरोध न करे हमारा, कोई हमें यहाँ से हटाए नहीं। तो इसलिए लेखकों पर भी क्रांति लाने में जितना साहित्यकारों का हाथ है उतना किसी का नहीं। तो जन्म स्थान के बारे में आपको पता ही चल गया है, सामान्य से निम्न ही थी, किसी राजा परिवार में नहीं थे। तो जिस परिवार में जन्मे उस परिवार की बात करते हैं, जिस समाज में जन्मे उसकी बात करते हैं। उसके पहले राजा रानी की कहानियां, जैसे कि सर ने बताया, कही जाती थी, और इन्होंने जो कहानी का विषय है, साहित्य का विषय है, उसे धनी लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, धनिक लोगों से हटा करके सामान्य जनता की तरफ उसको ले आए, और इनकी कहानी बता करके कहीं ना कहीं जो आज आप देख रहे हैं समाज में, जो आप पाते होंगे कि जो छुआछूत है, जात पात है, अभी जो आपको अगर जिस रूप में, जिस नगण्य रूप में आपको दिख रही है, जो एकदम समाप्त प्राय हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो उसका बीज है वो प्रेमचंद सरीखे साहित्यकारों ने रखी, क्योंकि वो जो समय था उसमें ये चीजें बहुत ही भारी मात्रा में होती, छुआछूत, जात पात, तो उसको खत्म करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब लिखा कितना इन्होंने, ये जानना जरूरी है। इन्होंने 300 से अधिक कहानी, कितनी कहानियां लिखी, और वो 8 खंडों में प्रकाशित है। मानसरोवर नाम की किताब है, वैसी 8 किताबें हैं। कितनी किताबें आई? तो मानसरोवर नाम की 8 किताबें आई, और उसमें 300 कहानियां आई। अरे आप कहानियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनको जानना जरूरी है। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर आपने छोटे क्लास में हो सकता है पढ़ी होगी, पढ़ी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी पंच परमेश्वर के माध्यम से प्रेमचंद बताते हैं कि जो पंच है, जो जज है, उसका सभी के लिए न्याय समान है। तो जाहिर सी बात है कि जो पंच है वो उसकी तुल्यता परमेश्वर के बराबर है।
ये केवल सामान्य जनता को सिखाने के लिए नहीं किया, उन्होंने पंचों को सिखाने के लिए भी लिखा कि भाई आप जज हैं और आप अगर पंच हैं तो आप में परमेश्वर बसा है, और ये भेदभाव जो है, जो अपने और पराये का जो भेद है, उसको मिटाइए। और अन्य कहानियां हैं, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, ये आपने जाना है। इसके अलावा उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। उपन्यासों में जो प्रमुख है गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गमन, कर्मभूमि आदि। उस समय की पत्रिकाओं में इन्होंने खूब लिखा है, और 3 साल तक ये मुंबई में रहकर भी इन्होंने लेखन किया, फिल्म लेखन भी इन्होंने किया। कक्षा 9वीं में एक और आपने व्यंग लेखन पढ़ा होगा, हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। उसमें एक तस्वीर है जिसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके जूते में छेद है। किस पैर के जूते में छेद है, कौन बताएगा? तो उसको प्रतीक बताया है हरिशंकर परसाई जी ने कि वो क्या कर रहे हैं, समाज की बुराइयों पर अपने जूते से प्रहार कर रहे हैं ताकि वो बुराइयां खत्म हो जाएं और ऐसे लोग जो समाज को ऐसे कर्मों से दूषित कर रहे हैं उनका अंत। इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया। इसके अलावा जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चाँद, सुधा आदि पत्रिकाओं में लेखन किया। सरस्वती प्रेस इन्होंने खरीदा भी, लेकिन बाद में घाटे का बंद हुआ। ये जीवन के अंतिम दिनों तक साहित्य सृजन करते थे। इनकी जो मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936, और उसी साल इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास आया था गोदान। गोदान बहुत कालजयी उपन्यास है, उस पर फिल्म भी बनी है, अभिनेता राजकुमार अभिनीत फिल्म है वो। और आप पाएंगे कि अगर वर्तमान समय में आपको प्रेमचंद को जानना है तो कहानियां पढ़िए। उसके अलावा YouTube पर आप जब सर्च करेंगे प्रेमचंद की कहानियां, तो आप देखेंगे कि दूरदर्शन जो हमारा पहला टेलीविजन चैनल था, उसने इनकी कहानियों को नाटक के रूप में, प्ले के रूप में बनाया। तो इन्होंने उस तबके की बात की है जिसकी कोई बात नहीं करता था। इन्होंने उनके लिए लिखा है जिसके लिए कोई नहीं लिखता था। आजादी के लिए देखा कि सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लगा कि सबसे पहले हमें आजादी पानी है इन बुराइयों से जो छुआछूत है, जात पात है और वर्ग संघर्ष जो है, अमीर गरीब का जो भेद है, उससे हमें मुकाबला करना है। तो उनकी जन्म जयंती पर याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये मुझे लगा कि हम उनकी एक कहानी हम पढ़ते हैं। आप सुनिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेमचंद की अन्य कहानियों को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। पीछे तक आवाज आ रही है? बड़े भाई साहब कहानी का नाम है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आए, दर्जे यानी कक्षा। 5 साल उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। उनका कहना था कि अगर हमें कोई काम करना है तो हम पर्याप्त समय लेके करें, इसीलिए एक ही कक्षा में 2-3 साल पढ़ते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबदील और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। जैसा कि सभी बड़े भाई बहनों को होता है, छोटे भाई का ख्याल रखना है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर आओ, ये काम करो। तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे।
हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। कल क्यों नहीं आए थे? जवाब क्या आता है? मौन। वही जवाब दिया करते थे। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा। मेरा मन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें, स्वागत करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और फर्क ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई ऐसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं आएगा गहरा बत्तुक है, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। मैं डांट सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, डांट कौन सा है? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा को देर तक मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाता। जो काम मेरे बस से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करें। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल हट जाते और मैं बनाया और अगले दिन देखे कि क्या है, टीवी पर हमारी पसंदीदा फिल्म आ रही है। अरे ये किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, फॉलोअर बढ़ गया। आज 40-50 फॉलोअर बढ़े, आज तो इंस्टाग्राम देखना ही पड़ेगा। तो यही चीज उनके साथ। अब तो ये खेलने को भेजो तो खेलने को नहीं जाते। आजकल के बच्चे खेलने को भी नहीं जाते, तो दृश्य थोड़ा बदल गया है। ये सब इंस्टाग्राम फेसबुक वाले। तो वही उस समय से जो अभी प्रासंगिकता है, इसीलिए प्रेमचंद अभी पढ़े जा रहे हैं। सालाना इम्तिहान हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और कक्षा में प्रथम भी आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को सारा हिसाब कर डाला। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे में गिरता भी रहा और कक्षा में अव्वल भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी उदास थे कि मेरा दिल हुआ कि उनके घाव पर नमक न छिड़का जाए। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मस्वाभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद में भाग लेने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ साफ कह दूं, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया? मैं तो खेलते कूदते कक्षा में प्रथम आ गया। जवान में यह हेकड़ी जताने का साहस न होते हुए भी मेरे ढंग से साफ जाहिर हो गया कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर में गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता है इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं है, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश किया? या वही पढ़ ली। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं होती। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब जानो। बड़े बड़े देवता रावण की गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? अक्सर कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं बचा। अभी चला है कि रावण बहुत बुरा था, लेकिन ये नहीं करता। ये भी ट्रेन चला गया। तो इस कहानी में हमें शिक्षा ये मिलती है। बड़े भाई साहब हमेशा किताब में बैठते रहते थे और किताब कॉपी में, आपने सुना उनकी कॉपी पीछे कुछ भी लिखते रहते थे। ऐसा सीन हमें बहुत दिखता है। कक्षा में पढ़ाते समय बहुत सारे बच्चे किताब खोले रहते हैं, लेकिन क्या है, पढ़ाई पीछे कहाँ चल रहा है तो फिर अगल बगल झांकने लगे। तो ये अभी भी प्रासंगिक है, इसीलिए प्रेमचंद अभी याद किए जा रहे हैं कि तब बच्चे जैसे थे आज भी वैसे बच्चे कुछ हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि पढ़ाई के साथ खेल कूद भी जरूरी है।
अगर पढ़ाई को बंद करके पढ़ाई ही किया जाए खेल-कूद के बंद करके तो हालत बड़े भाई साहब वाली होगी। तो दोनों में सामंजस्य बैठाकर पढ़ाई करना ही सफलता का आधार है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जाकर पढ़ाई होगी। तो इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं पुस्तकालय अध्यक्ष श्री गौतम भारती सर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और यहाँ उपस्थित श्री राज सर, वीरेंद्र सर का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और अपने प्यारे बच्चों का जिन्होंने बहुत धैर्य से सुना, उन सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन है। आप सभी को प्रेमचंद जी के इस जन्म जयंती की बहुत शुभकामनाएं और यही कहूँगा कि जितना अधिक से अधिक कहानियाँ पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि कहानियाँ आपकी भी एक कहानी है और कभी आप दूसरे कहानी पढ़ेंगे तभी आप अपनी कहानी लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशल सर। इस प्रेमचंद जयंती के ऊपर आपने न सिर्फ उनके जीवन वृत्तांत बल्कि ये जो कहानी खास करके बड़े भाई, अभी आपको हर घर में बड़े भाई के रोल में कोई कोई मिल जाएंगे जो खास करके हमेशा ये बोलते रहेंगे कि खेलते रहते हो, ना पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, कहानियों का जो समय सीमा है वो कोई लिमिट नहीं है। सोचिए वो कहानी कब लिखी गई, आज से कितने सालों बाद, पहले जो लिखी गई थी अभी भी उसकी जो आप जीवंता देखिएगा वो कहीं कहीं मिलेगी नहीं। तो बच्चों, हमने यहाँ कुछ प्रेमचंद की किताबें भी यहाँ रखे। आप निकलते हुए इधर से लाइन से आएंगे और इधर से देखते हुए चलेंगे। और एक बार फिर से कल हो सकता है कुछ क्विज भी हम डालें, कोशिश करेंगे कि क्विज भी कल डालें। और प्रेमचंद के बारे में आज आप जब घर जाएं तो आप कम से कम एक कहानी जरूर पढ़ें। एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद और ऑनलाइन आइए सभी लोगों का धन्यवाद।